हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल ऑन एपीएस क्लासेस। और आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर की, जो लास्ट ईयर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में आया हुआ था। यहाँ से कुछ अनुमान लगाया सकता है कि आपके यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही पेपर आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही प्रस्तुत करने की कोशिश की है। उम्मीद करेंगे ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर लेसन को, पर्टिकुलर सेशन को, पर्टिकुलर लेक्चर को। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि रेडियो एक्टिव तत्व है, मतलब कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एल्यूमिनियम, कैडमियम, यूरेनियम एंड तांबा। तो यहाँ पे जो यूरेनियम है ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है, ये आप सभी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो इसमें कह रहा है कि संपोषित विकास का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, मतलब कि द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फर्स्ट यूज्ड इन ईयर, किस साल प्रयोग किया गया था। तो 1990 मतलब कि 1990 में सर्वप्रथम संपोषित विकास का किस शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट विद द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, मतलब कि पर्यावरण को बचाते हुए विकास जारी रखने की संकल्पना क्या कहलाती है। तो इसे हम बोलते हैं संपोषित विकास, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब कि पर्यावरण को बचाते हुए, पर्यावरण में जो चीज़ें हैं उसे संरक्षित करते हुए और हमें विकास करना है, तो इसे हम बोलते हैं संपोषित विकास। जैसे कि अगर आपके पास कोल की खदानें हैं, कोयले की खदानें हैं, तो ऐसा नहीं कि आप जो है पूरा का पूरा कोयला ही ख़त्म कर दीजिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को कोयला मिले ही ना। तो उसे जो है बिल्कुल बचाते हुए और उनकी संरक्षण करते हुए हमें डेवलपमेंट को अचीव करना है, तो उसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज संपोषित विकास। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग जो है एक प्रकार की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 को डिस्कस करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारक क्या है। इसके पहले मैंने जो वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किए थे, मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है आपसे। तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य जो कारक है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा देखिए होता क्या है कि आपके इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन जो है लगभग 20.8% है। उसके बाद आता है नंबर CO2 का, मतलब कि जितने भी आपके इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में CO2 पाई जाती है। तो ऑब्वियस है कि CO2 ही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, और सबसे ज़्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैस जो पाई जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑब्वियस है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारक होगा। चलिए आगे हम बात करेंगे प्रशीतन एवं वातानुकूलन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कि आपका जो AC वगैरह है घर में उसमें कौन सी गैसेस यूज होती हैं। तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका आंसर होगा, ठीक है। व्हाट इज़ यूज्ड इन कोल्ड स्टोरेज एंड द एयर कंडीशनल इक्विपमेंट्स, तो इसका जो ऑप्शन CFC है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जनसंख्या का तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि क्या कहलाता है। देखिए अगर फास्ट एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात की जाए तो इसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा, पॉल आर एहलिच इसके जो है राइटर हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे जो है क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन 9 में द इन्वायरमेंट इज द सिनोनिम्स इज, मतलब कि इन्वायरमेंट शब्द का पर्याय है। तो मैंने आपको लेक्चर 1 में ही बताया था कि इन्वायरमेंट शब्द जो है इन्वायरनर से बना हुआ है, और ये एक जो है फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, जिससे इन्वायरमेंट बना हुआ है। अच्छा आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल है, ठीक है। मतलब कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ अर्थ इज़ हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है जलमंडल। तो 71% जो पृथ्वी का भाग है वहाँ पर जल है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे पृथ्वी सतह का वह भाग जहाँ मनुष्य निवास करता है उसे हम क्या कहते हैं। एट विच पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस मेन लिव, मतलब मनुष्य जहाँ निवास करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम जैवमंडल बोलेंगे, मतलब द बायोस्फीयर, ओके। आगे क्वेश्चन है कि पर्यावरण शिक्षा का
उद्देश्य क्या है? देखिए, पर्यावरण शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो ज्ञान एवं समझ, जागरूकता और कौशल, ये सभी पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन 13 में। तो कह रहा है द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर इज़ व्हाट। अब देखिए, नाइट्रोजन का परसेंटेज अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाता है 78%, और जो ऑक्सीजन होता है उसका परसेंटेज होता है 20.8%। पहले ये 21 हुआ करता था, लेकिन अभी रिसेंटली जो है इसमें कुछ डिक्रीमेंट हुआ है। अगर CO2 की बात करें तो CO2 जो है नियरली 1% में कुछ कम, मतलब कि 0.89 के आसपास कुछ परसेंटेज पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो तुलसी का पौधा काम करता है। देखिए, तुलसी का जो पौधा होता है वो जो है वायु प्रदूषण को कम करता है। ठीक है, काम नहीं, कम करता है। मतलब कि तुलसी प्लांट इन होम रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 15 की। तो कह रहा है कि जल प्रदूषण से होता है। अब देखिए, जल प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? तो हैज़ा भी होता है, टाइफाइड भी होता है और जॉइंटिस भी होता है। मतलब कि उपरोक्त सभी बीमारियां जल प्रदूषण से होती हैं। यानी कि अगर आप जो है प्रदूषित जल पी लेंगे तो ये सारी बीमारियां होना जो है सुनिश्चित है। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख प्रदूषक है। अब देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह वायु को प्रदूषित करता है। मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण से होता है। अब देखिए, ध्वनि प्रदूषण अगर हो तो यहाँ पे आदमी जो है वो बहरा भी हो सकता है, उसे हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है और उसे बेचैनी भी हो सकती है। तो ध्वनि प्रदूषण से ये तीनों प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा जो है तेज़ डीजे बजने लगता है तो आप ऐसा फील करते होंगे कि डीजे पे डांस करते समय आपके हार्ट पे एक तरीके का प्रेशर आता होगा। ठीक है, तो यहाँ से हृदय रोग के लिए भी ध्वनि प्रदूषण काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, मुख्य प्रदूषक कारक है। अब देखिए, यहाँ पे नीचे जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से मैन जो है, जो मनुष्य है, वो ऐसा जो है कह सकते हैं कि कारक है जो कि मुख्य प्रदूषक में गिनती किया जा सकता है। मतलब कि मनुष्य ही रिस्पॉन्सिबल है वायु प्रदूषण के लिए, जल प्रदूषण के लिए, सॉइल पोल्यूशन के लिए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है कि जल संकट से निपटने का एकमात्र उपाय है। अब देखिए, जल संकट से निपटने का एकमात्र उपाय है कृत्रिम वर्षा। ये उतना सफल नहीं होगा। औद्योगिकरण पर रोक, ये भी उतना सफल नहीं है। बट सबसे सबसे सिंपल और सबसे अच्छा वर्षा जल का अगर हम संग्रहण करें तो जल संकट से निपटने का ये सबसे अच्छा उपाय है। अच्छा, ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है? देखिए, लाउड स्पीकर से तो हम बात करें तो ध्वनि प्रदूषण उतना नहीं होता है। वनों से, पक्षियों से तो बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन वाहनों के जो साउंड होते हैं, जो हॉर्न होते हैं, ठीक है, उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। जैसे आप अगर शहर में देखिए तो कभी कभी मेन चौराहे पे जो है जब ट्रैफिक होता है तो बहुत सारे हॉर्न जो है उसमें बजाए जाते हैं और वाहनों के भी आवाज़ काफ़ी मात्रा में आती हैं, टेम्पो की या फिर स्कूटर की। तो ध्वनि प्रदूषण का वो कारक है। चलिए आगे हम बात करते हैं प्रदूषण का कारण है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या भी प्रदूषण का कारण है, संसाधनों में कमी प्रदूषण का कारण है और वनों का विनाश तो मुख्य कारणों में से एक है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ विद्यमान है? ये मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर में बताया था कि वायुमंडल में जो ओजोन है वो समताप मंडल, डैट इज स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारक क्या है? देखिए, CO2 जो है वो एक मेन जो है रीज़न है फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्या है? तो CFC इज़ द मेन रीज़न फॉर द ओजोन होल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच गैस केजेज एसिड रेन व्हेन इट मिक्स इन एटमॉस्फेयर? तो SO2 एंड NO2 इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक रेन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वनोन्मूलन का प्रभाव है। देखिए, वनोन्मूलन मीन्स कि वन का जो है कटाव, मतलब वृक्षों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो मृदा अपरदन में कमी नहीं जबकि बढ़ोतरी होती है। तो ये ऑप्शन गलत है।
जलवायु का संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है, जलवायु संतुलित नहीं तो बिगड़ जाता है, तो ये भी गलत है। वन्य जीवों का विनाश, ये ऑप्शन करेक्ट है। जैसे आपने अगर वन की कटाई कर दी तो उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं जो वहाँ पे पाए जाते हैं, वो सारे के सारे जो है वहाँ से पलायन कर जाते हैं, मतलब और कुछ तो मर ही जाते हैं। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि वन्य जीवों का विनाश जो है यहाँ पे इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज मेड इन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट मतलब कि वन संरक्षण कानून बनाया गया था 1980 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ताजमहल को खतरा है। अब देखिए ताजमहल को जो खतरा है वह एसिडिक रेन से है, मतलब कि अम्लीय वर्षा से है। अम्लीय वर्षा की वजह से ताजमहल का जो कलर है वो पूरा वाइट चमकीला ना होकर हल्का सा जो है उसके चमक में कमी आ गई है। तो अगर ताजमहल को खतरा है अम्लीय वर्षा से, तो अम्लीय वर्षा का जो कारण होगा वही ताजमहल को खतरा के कारण है। तो इन सभी ऑप्शन में से जो ऑप्शन ए है वो अम्लीय वर्षा का कारण है, SO2, ठीक है। तो यहाँ पे SO2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और अगर SO2 के जगह जो है अगर आपको दिया होता NO2 तो NO2 भी करेक्ट होता, मतलब कि SO2 एंड NO2 दोनों से ताजमहल को खतरा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे ग्रीन हाउस गैसें हैं। अब देखिए यहाँ पे NH3 दिया हुआ है, अमोनिया दिया होता है। अमोनिया ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो ऑप्शन ए आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे भी अमोनिया दिया है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो ऑप्शन सी भी कैंसिल हो गया। और अगर N2 की बात करें तो N2 ग्रीन हाउस गैस थोड़ी ना, CO2 भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो बचा हुआ बी ऑप्शन है यही करेक्ट होगा कि CO2 एंड CH4 एंड CFC आर द ग्रीन हाउस गैसेस। अम्ल वर्षा होती है। अब देखिए अम्ल वर्षा वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया हो और SO2 की मात्रा ज़्यादा हो। अगला क्वेश्चन है हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है ओजोन परत। वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत में चिपको आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं। तो आपको अच्छी तरीके से पता है सुंदरलाल बहुगुणा जो है ये भारत में चिपको आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं। तो ये जो था हमारा लेक्चर 1 था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें मैंने डिस्कस किया है जो कि लास्ट ईयर आगरा यूनिवर्सिटी में इन्वायरमेंटल एजुकेशन पर आया था। अच्छा, इस पर्टिकुलर लेसन का जो PDF होगा मैं अभी अटैच कर दूंगा इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को मैं अपलोड करूंगा कल, तो फिर उसका भी PDF आपको मिल जाएगा वीडियो के साथ ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।